यस यस। अभी हमें करना पड़ेगा एप्लीकेशंस ऑफ एम्पीयर सर्किट लॉ। सबसे पहले है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलिंड्रिकल कंडक्टर। अब हमारे पास में एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, राइट, विच इज इनफाइनाइटली लॉन्ग। तो एम्पीयर सर्किट लॉ ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर भी होगी और इसके सरफेस पे भी होगी और इसके बाहर भी होगी। मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर भी होगी, सरफेस पे भी होगी और इसके बाहर भी होगी। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है या ये निकालना है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड अंदर रहेगी, कितनी मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पे होगी और कितनी मैग्नेटिक फील्ड बाहर रहेगी। तो देखें, सबसे पहले इनसाइड वाला केस देखते हैं कि लेट्स से हमारे पास में एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है जिसकी एक्सिस है और जिसका रेडियस है r। रेडियस है कैपिटल R और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। इनफाइनाइटली लॉन्ग। अब जब करंट चलता है तो सिर्फ सरफेस पे नहीं चलता, करंट जो चलता है थ्रू आउट द कंडक्टर चलता है। ठीक है, करंट जो चलता है पूरे कंडक्टर से चलता है, ऐसा नहीं सिर्फ सरफेस पे चलेगा, पूरे कंडक्टर से करंट चलता है। इसका एरिया जो है वो है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास में करंट की वैल्यू है I, तो हमारे पास में करंट डेंसिटी विच इज J वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने किया था करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में I/A, करंट पर यूनिट एरिया इज करंट डेंसिटी। ठीक है, I/A करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में किया था ना, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, J इज इक्वल टू सिग्मा E और J का फॉर्मूला था I/A। यस सर। तो I/A is constant, density is uniform, current density is uniform through the conductor। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इसके अंदर वाले किसी पॉइंट पे, लेट्स से दिस इज पॉइंट D, जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट D। हमने क्या किया, इस D से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया एक्सिस का, लेट्स से दिस इज A, और यहाँ पे हमने एक एम्पीरियन लूप बनाया, एम्पीरियन लूप ऑफ रेडियस A। एम्पीरियन लूप ऑफ रेडियस A इज रिक्वायर्ड। जब हमने एम्पीरियन लूप लिया, ठीक है, तो हमारे पास में एरिया ऑफ लूप इज पाई A स्क्वायर हो जाएगा, होगा नहीं होगा? यस सर। एरिया ऑफ लूप इज पाई A स्क्वायर। नाउ लेट current through the loop, let current through the loop is I dash and I dash is less than I। क्यों? क्योंकि जिसका एरिया बड़ा था तो ज्यादा करंट, एरिया बड़ा था तो ज्यादा करंट, और एरिया छोटा है तो कम करंट। एरिया बड़ा था तो ज्यादा करंट चलेगा, एरिया कम है तो करंट भी कम करंट चलेगा। वेरी गुड। तो हमारे पास में I डैश इज लेस देन I, लेट करंट थ्रू द लूप इज I डैश। तो हमारे पास में बिकॉज J magnitude is constant, because J magnitude is constant, therefore I dash by pi A square is equal to I by pi R square। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। करंट डेंसिटी इधर और करंट डेंसिटी इधर कांस्टेंट रहेगी। बड़े एरिया के लिए करंट डेंसिटी और छोटे एरिया के लिए करंट डेंसिटी इज कांस्टेंट। तो पाई से पाई कट गया तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, I डैश R स्क्वायर बाय A स्क्वायर। ठीक है,
और अगर आई डैश निकालना चाहें तो क्या बचेगा आई ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई से बचेगा। Yes, sir. अब एम्पियर सर्किट लॉ लगा दो, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू होल इंटीग्रल ऑफ बी डी एल हो जाएगा विच इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई डैश। आई डैश क्यों लिया? क्योंकि हमें सिर्फ ये देखना है कि इसके अंदर, इस लूप के अंदर से कितना करंट चल रहा है। उसी के लिए तो एम्पियर सर्किट लॉ लगता है, बाहर वाले करंट के लिए तो नहीं लगेगा ना। जी सर। हमें सिर्फ ये देखना है कि लूप के अंदर से कितना करंट जा रहा है, तो उसके अंदर से कितना करंट जा रहा है आई डैश, इसलिए आई डैश आ गया हमारे पास में। तो ये हो जाएगा बी होल इंटीग्रल ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई डैश की वैल्यू डाल देंगे, दैट इज आई ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और डी एल को इंटीग्रेट करेंगे पूरे एम्पीरियन लूप के ऊपर, तो ये हो जाएगा बी टू पाई ए इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो अब देखो ए से एक कट गया, तो बी की वैल्यू क्या रह गई, दैट इज म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से हम क्या देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड inside the cylindrical conductor, magnetic field inside the cylindrical conductor is directly proportional to A. So special case, if A is 0, magnetic field is 0 at the axis. अगर A की वैल्यू 0 हो जाए तो B पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, एक्सिस के साथ आगे मिल जाएगा, और एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी, क्योंकि ए की वैल्यू 0 है और मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है, करंट डेंसिटी तो छोटे वाली लूप की कम नहीं होती। डेंसिटी सेम रहेगी ना बेटा, करंट भी कम है, एरिया भी कम है, करंट भी तो कम है, जब एरिया कम हुआ तो करंट भी कम हो गया। तो आई डैश अपॉन पाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। आई आर स्क्वायर पूरे कंडक्टर, हाँ, पूरे कंडक्टर के लिए करंट आई है और एरिया पाई आर स्क्वायर है, लेकिन इस छोटे वाले लूप के लिए करंट आई डैश है और एरिया पाई ए स्क्वायर। ठीक है, A0 B0 एट द एक्सिस। तो हमारे पास में ये पहला स्पेशल केस हो गया। दूसरा स्पेशल केस, इफ A इज इक्वल टू R, इफ A इज इक्वल टू R हो जाएगा, तो B एट सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई R अपॉन 2 पाई R स्क्वायर, R से R कट गया तो क्या बचा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R, जो इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर का होता है। ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर का यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R, B max is equal to B surface is equal to mu naught I upon 2 pi R. If A is very greater than R, और if A is greater than R, तो हमारे पास में B outside is equal to mu naught I upon 2 pi A रह जाएगा। ये वाला समझ में आ गया यस सर। बेटा? A की वैल्यू
जीरो हो जाएगी। देखो यहाँ से दोबारा समझाता हूँ। B डॉट dl इज इक्वल टू BDL हो गया म्यू नॉट I डैश। एम्पियर सर्किल लॉ I डैश की वैल्यू यहाँ से हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। B इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I a स्क्वायर बाय r स्क्वायर। dl का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 पाई a से a कट गया तो b क्या हो गया म्यू नॉट I a अपॉन 2 पाई r स्क्वायर। तो हमने देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर axis of the conductor, perpendicular distance from the axis of the conductor. B inside the cylindrical conductor is directly proportional to A. If A is 0, B is 0 at the axis. If A is equal to R, magnetic field at surface is mu naught I upon 2 pi R और R स्क्वायर से काट दिया तो क्या बचा mu naught I upon 2 pi R. Maximum magnetic field is at the surface mu naught I upon 2 pi R. If A is very greater than R, B outside is mu naught I upon 2 pi A. Clear हुआ नहीं हुआ? यस सर नोट करो फटाफट।